नमस्कार दोस्तों, मैं प्रथा अग्रवाल। मैं विदुषी बुबना आपका स्वागत करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य के एक और नए एपिसोड में। और जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है रिश्ते और फेविकॉल कंसेप्ट। जी हाँ, फेविकॉल कंसेप्ट, आपने बिल्कुल सही सुना। रिश्ते और उसको बाइंडिंग कैसे करना है। रिश्ते कुछ ऐसे हों कि जन्म से ही ये बंध जाते हैं, है ना दोस्तों। रिश्ते अपरिहार्य है, यानी इंडिस्पेंसिबल है। हम जन्म लेते ही बंध जाते हैं, माँ के साथ, पिता के साथ, दादा दादी के साथ, बहन भाइयों के साथ, और धीरे धीरे इन रिश्तों का दायरा बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं, आसपास खेलने लग जाते हैं, तब हम दोस्तों का दायरा बढ़ा लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम अध्यापक, अध्यापिकाओं, इन सब का दायरा बढ़ने लग जाता है। और उसके बाद जब काम शुरू करते हैं तो अपने कलीग्स, कोवर्कर का दायरा बढ़ जाता है। उसके बाद जीवन में एक स्थिरता आती है और हम सोचते हैं कि अब हमें एक और रिश्ते में बन जाना चाहिए, यानी कि विवाह के रिश्ते में। फिर हो जाता है हमारा घर परिवार, हमारा संसार, उसका दायरा वो बढ़ने लग जाता है। इस तरह धीरे 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 हमारे ये रिश्तों का दायरा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। फिर हम आ जाते हैं ध्यान में, अध्यात्म में, तो हमारा वो भी कुटुंब बढ़ने लग जाता है। वो हमारा आत्म कुटुंब है, वो बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। फिर जब हम अपने गुरु से मिलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, मेंटोर से मिलते हैं, तो वो भी एक नया दायरा, एक नया आयाम। रिश्तों का ये आयाम और ये दायरा हमेशा दिन ब दिन, क्षण प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इसमें लगातार एड ऑन्स होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो जब इतने सारे रिश्ते हैं तो हम इसको किस तरह कैटेगराइज करें? भला इतने सारे रिश्ते, हजारों, इन्यूमरेबल, हम तो काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जैसे हम रोज अपने काम पे निकलते हैं, या हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, या अपने घर से भी निकलते हैं, तो ही एक सिलसिला शुरू हो जाता है नए रिश्तों का। तो हम किस तरह इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 चीज़ों में इन रिश्तों को कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि हम उनको समझ सके, थोड़ा हमारे लिए आसान हो सके। तो ये जो 4 रिश्ते हैं, ये कौन से रिश्ते हैं? सबसे पहला, अरी, शत्रु, दुश्मन, वो रिश्ता होता है, दुश्मनी का रिश्ता। उसके बाद क्या आता है? हमारे ब्लड रिलेशंस, हमारा कुटुंब। उसके बाद आता है तीसरा, हमारे दोस्तों का। और चौथा आता है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स का, हमारे गुरुओं का, हमारे मेंटोर का। तो दोस्तों, सबसे पहला होता है दुश्मन, अरी, शत्रु। ये कैसा रिश्ता है दोस्तों? जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो विचार रखते हैं, या हम जिस विचारधारा में चलते हैं, कितनी बार हमारे साथ कुछ लोगों का वो विचारधारा बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। वो कुछ अलग विचारधारा के होते हैं, हम कुछ अलग विचारधारा के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, पॉलिटिक्स। हम एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरा दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो ना चाहते हुए भी हम दुश्मन हो जाते हैं। हम एक पार्टी के, वो दूसरा पार्टी का। फिर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे भोजन भी अलग हो जाते हैं, इसमें भी शत्रुता आ जाती है। दूसरे को कुछ और पसंद, हमारी को कुछ और पसंद। हम किसी और गुरु को मानते हैं, हम कुछ और विचारधारा में चलते हैं। मुझे लगता है कि द्वैत ही सब कुछ है, किसी को लगता है अद्वैत ही कुछ है। देखिए,
सब जानते हैं अंदर से सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आपसी मनमुटाव हो जाता है और धीरे 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 वो शत्रुता के रूप में बदल लेती है। कितनी बार हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, हमारा कोई बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, उसमें भी हम ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में बहुत शत्रु पाल लेते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना। और वो कंपटीशन के चक्कर में, एक से दूसरों से आगे बढ़ने के चक्कर में कितनी बार हमारे अंदर वो शत्रुता का भाव आ जाता है। तो वो कैटेगरी हो जाता है पूरा शत्रु का। अब चलिए, शत्रु के बाद हम आते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। तो दोस्तों, जो हम पहली सांस लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? जब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तब हम पहला सांस लेते हैं, तो सबसे पहले रिश्ता हमारी अपनी माँ के साथ होता है। फिर माँ कहती है कि पिता कौन है, पिता के साथ। इसी तरह हमारा फैमिली हो जाता है, हमारा परिवार, यानी हमारा ब्लड रिलेशंस। ये सारा रिश्ता, ये पूरा का पूरा आता है हमारा ब्लड रिलेशंस। उसमें आते हैं माता पिता, दादी दादा, बहन भाई, हमारे जितने भी आसपास के रिलेशन जो हमारे ब्लड के रिलेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल बुआ फूफा, बहन भाई, मौसी मासा, हमारे ननिहाल के रिश्ते, ये जितने भी रिश्ते हैं वो सारे ब्लड रिलेशंस आ गए। उनके साथ भी हमारा रिश्ता बंध जाता है, क्योंकि हमने उस परिवार को चुना है अपने प्रोग्रेशन के लिए, अपने लर्निंग के लिए। तो वो हो जाता है ब्लड रिलेशंस, क्योंकि हमने उसके साथ हमारा रक्त का संबंध है, उसके साथ हमारे जीवन का संबंध है। फिर आता है तीसरा, ये जो परिवार का संबंध है, ये तो हमारे रक्त के साथ हमने पहले से ही चुना है, ठीक है। लेकिन एक और परिवार हमारा हो जाता है, वो हमारा होता है मित्र का परिवार, यानी कि मैत्री भाव से जो उत्पन्न होता है। वो विचारधारा और हमारा विचारधारा जब एकदम सेम हो जाता है, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो हमको लगता है हमारा मित्र है। जैसे कि भगवान श्री राम का मित्र कौन? एक वानर, कौन? सुग्रीव। वो बन गया। कैसे बना? वो तो ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन बना मित्र। जैसे कृष्ण का मित्र सुदामा, है ना दोस्तों, वो मित्रता थी। हम कितनी बार जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारा कोई जब विद्यालय में जब हमारा प्रवेश होता है, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। वो जीवन हम कितना सुखमय होने लग जाता है जब हमारे दोस्त बन जाते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे मित्र होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे इस रिलेशंस में, यानी दोस्ती का रिलेशन में। और चौथा आता है वो दायरा, वो समय जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स का, जब हमारी गाड़ी अध्यात्म की ओर जाने लग जाती है और जब हमें याद आने लग जाता है कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है, तब हमारे सामने when we are ready the master appears, तो वो मास्टर आ जाता है हमारे सामने। और उसके साथ जब हमारा संबंध होता है आध्यात्मिकता का, एवोल्यूशन का, तो वो जो रिश्ता है वो आ जाता है आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के दायरे में। उसका रिलेशनशिप वो कैटेगरी में आ जाता है। जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स होते हैं, जितने भी गुरु होते हैं, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हमको पता चल गया है कि हमारे इतने सारे जो रिलेशंस है उसको हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अब उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए, वो भी ये संपूर्ण स्वास्थ्य में हम जानेंगे और इसके बारे में और भी गहरे प्रकाश डालेगी विदुषी जी। तो विदुषी जी, आप बताइए। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रथा आपने बताया कि इतने बड़ा कुटुंब जो हम अपने जीवन में बनाते हैं, उसको कितने सरल तरीके से हम इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। अब हमें जानना ज़रूरी है कि जो 4 भागों में हमने इन रिश्तों को बांधा, तो हम उनके साथ अपने जीवन यापन कैसे करें। जो सबसे पहला रिश्ता,
यानी कि शत्रु का। अब सुनने में लगता है शत्रु के साथ कैसा रिश्ता, उससे तो रिश्ता तोड़ देते हैं, उससे तो हम दूर हो जाते हैं। नहीं, तोड़ना तो किसी से कुछ है ही नहीं, हम तो यहाँ सब कुछ जोड़ने के लिए आए हैं। तो शत्रु के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी भावना मत रखिए, यानी कि हमेशा न्यूट्रल रहना है। वो कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, हम अगर अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो अपने आप ये ब्रह्मांड सहयोग करता है उस रिश्ते को आपके जीवन में एक खूबसूरत रूप देने में। या तो वो आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा, एक खूबसूरत नया रिश्ता बनकर, या वो आपके जीवन से स्वाभाविक तरीके से दूर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है न्यूट्रल रहना, कोई भावना ही नहीं रखनी, ना कोई द्वेष की भावना नहीं, उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। तो अब हमारा दूसरा रिश्ता, उसके साथ कैसे रहें? यहाँ है रिश्ते ब्लड के, खून के रिश्ते जो जन्म से हमारे साथ जुड़ते हैं। यहाँ हमें रिश्तों को मेंटेन करके चलना है। मेंटेन, जी हाँ, रिश्तों को मेंटेन करना है, संभालना है। हर समय उनसे अपने रिश्ते को बना के रखना है, बात करनी है। उन्हें जब भी महसूस ना हो कि हम उनसे दूर हो गए, समय समय पे उन्हें मिलें, उनके पास जाएं या उन्हें अपने पास बुलाएं। कभी फ़ोन कर लें, कभी कोई लेटर डाल लें, कोई मैसेज ही कर लें। इस तरीके से हम अपने रिश्तों को मेंटेन करते हैं। जब हम अपने रिश्तों को इस तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमारे जीवन में जो रिश्तों में छोटी छोटी कड़वाहट हम महसूस कर रहे होते हैं, वो लगता है जैसे घुल गई और घुल के कहीं खो गई, और वहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाता है, प्रेम का रिश्ता। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे रिश्ते की तरफ। जी हाँ, दोस्तों का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता लगता है ये हमें। जब हम जीवन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगते हैं, छोटी छोटी बातें बोलने लगते हैं, घर से बाहर जाके, घर में कोई आता है या घर से बाहर जाते हैं, अपने हम उम्र के साथ बड़ा अच्छा लगता है। हमारी जैसी बातें होती हैं तो वही तो होते हैं हमारे दोस्त। तो इन दोस्तों के साथ हमें हर चीज़ शेयर करनी अच्छी लगती है। हमें उन पे पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वही हमें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो हमें उनके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, चाहे वो हमारे सुख हो या दुख हो, हर चीज़, पूरा जीवन अपना हम उनके साथ बहुत सहजता से शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके साथ हम उल्लास मनाने भी आते हैं, उनके साथ हम अपने हर दुख को बांटने के लिए भी आते हैं। ऐसे ही होते हैं दोस्त, वो हर चीज़ को बड़े प्यार से संभालते हैं, समझते हैं और हमें गले लगाते हैं। हम उनके साथ पूरा जीवन इस मुस्कुराहट के साथ जीते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। जब हम अध्यात्म में बढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अध्यात्म में आने के बाद हमें अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है। ऐसे ही रहना है जैसे अध्यात्म में हम पहले रहते थे, क्योंकि उनसे रिश्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो उसी तरीके से हम उनके साथ हर जीवन की हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना कोई भी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस या कंसेप्ट या विजडम उनके साथ शेयर तब करनी चाहिए जब उनमें वो जिज्ञासा उत्पन्न हो। अगर उनमें वो जिज्ञासा अभी नहीं आई तो जब भी आए, जब भी वो आपसे पहला सवाल करें अपने जीवन से या अपने किसी भी अनुभव से रिलेटेड, तब सही समय आता है उनसे अपने आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान को बांटने का। अन्यथा उनके साथ अपना उसी रिश्ते को खूबसूरती से जिए। वो रिश्ता हमेशा वैसा ही रहता है, दोस्तों का, मस्ती का, अपने हर चीज़ को खुशी से बांटने का, उनके साथ जीवन को चलाने का, सबसे प्यार से रहने का। अब हमारा सबसे अंतिम लेकिन सबसे
ज़रूरी रिश्ता वो है गुरु का, मेंटोर का। इसे मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूँगी कि अगर हम कहीं गैदरिंग में गए हैं और वहाँ पर हमारे सारे ब्लड रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एनिमीज़ भी हैं और हमारा गुरु भी है, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु से मिलना है। जी हाँ, अपने गुरु से मिलना है। फिर अपने दोस्तों से मिलना है, फिर अपने रिश्तों से मिलना है, और अपने एनिमी के साथ तो हमें न्यूट्रल रहना है। देख के कोई भावना रखनी ही नहीं है, ना ही गुस्से की, ना ही जेलसी की, क्योंकि हम तो न्यूट्रल हैं। तो रिश्ता कैसे रखें हम अपने मेंटोर के साथ? जी हाँ, सबसे जब पहले मिलना है तो क्या अर्थ है इसका? हमारे गुरु हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, हमारे जीवन को पूर्ण रूप से एक नया रूप देने के लिए आते हैं, उसका आकार बनाने के लिए आते हैं, कुछ सिखाते हैं कि इसे सही आकार कैसे देना है, कैसे बढ़ना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन उनसे हमें सिर्फ अपने आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। उनके साथ हमें अपने रिश्तों को, उनके साथ होने वाली घटनाओं को, वहाँ कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु केवल आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और ज्ञान के लिए आते हैं, क्योंकि उसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारे रिश्ते, ये सारी बातें जो उनसे जुड़ी होती हैं, वो वहाँ पे आधार नहीं होती, क्योंकि गुरु के साथ आपकी आत्मा का आधार होता है, आपके इस शारीरिक रिश्तों का नहीं। इसीलिए हमें केवल उनसे आध्यात्मिक बातें और अनुभव को ही शेयर करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रथा हमें ये 4 रिश्तों को संभालना है अपने जीवन में। अब आगे हमें समझना है, इन 4 रिश्ते तो हो गए और इन्हें कैसे संभालना है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इन्हें बांध के रखने का एक तरीका होता है, जिसे हमारे डॉक्टर जीके सर ने बहुत खूबसूरती से बाइंडर्स बोला है और फेविकॉल कंसेप्ट भी बोला है। ये रिश्ते तो 4 हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा है हमारे 5 बाइंडर्स। फेविकॉल है ना रिश्ता, मजबूती का, जोड़ का। ये सारे रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं फेविकॉल की तरह, जो कभी टूट नहीं सकते, हमेशा साथ रहते हैं। तो ये फेविकॉल कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा आप दर्शकों को समझाइए कि ये इसमें हमें क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहिए और कैसे संभालना है हमें इन रिश्तों को। हाँ विदुषी, आपने इतनी सुंदर तरीके से बताया, इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि हमारे ये जो 4 भाग है जिसमें विभाजित किए हैं अपने सारे रिश्तों को, और किस तरह हमको उसके साथ रहना चाहिए। और ये बात तो आपने बहुत ही सुंदर कही कि हमें कितनी बार अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त होते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि तुम भी ध्यान करो, तुम भी ध्यान करो, बट ये तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि नहीं, दोस्त खुद जब आके पूछे तब उनको ध्यान के बारे में बताओ, नहीं तो उनके साथ सिर्फ अपनी खुशी बांटो और अपने दुख के बारे में थोड़ा चर्चा करो। वाह! तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बाइंडर्स की तरफ। तो विदुषी, आपने फेविकॉल का ऐड देखा है? हाँ, बड़े मज़ेदार ऐड होते हैं उसके, कि एक ट्रक के ऊपर इतने सारे लोग लटके हुए, लेकिन उसमें से एक भी आदमी गिरता नहीं है। वो ट्रक चली जा रही है, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, उसमें से कोई नहीं गिरता, सब के सब चढ़े हैं। क्यों? उसके अंदर फेविकॉल होता है। तो यही कुछ है कि दोस्तों देखिए कि जब हम इस आयाम पे, पृथ्वी के आयाम पे आते हैं और हम लोग ने ये सोचा है, ये डिसीजन लिया है कि हमको लर्न करना है, तो लर्निंग हमारी सबसे ज़्यादा इन रिश्तों के द्वारा होती है, क्योंकि ये हमारे मिरर्स होते हैं। हमको इन्हीं के द्वारा सीखनी होती है कि हमको क्या चीज़ सीखना है, क्या चीज़ जीवन में लाकर हमको ट्रांसफॉर्म होना है, इवॉल्व होना है, प्रोग्रेस करना है, क्योंकि आखिर हम यही तो करने आए हैं। हम ये आत्मा से पूर्ण आत्मा बनने आए। पूर्ण आत्मा कब बनेंगे?
जब हम सारे रिश्तों को समझकर, सारा लर्निंग लेकर एक पूर्ण आत्मा बन जाते हैं, वो शाश्वत चित्त जिसमें सब कुछ समाया है ना। तो हम ये बाइंडर्स कैसे अपनाएं? तो ये 5 बाइंडर्स होते हैं दोस्तों। सिंपल है, ये 5 अगर चीज़ें हम ध्यान में रखें और जब भी हमको कोई भी रिश्तों में कठिनाई आ रही है तो ये 5 चीज़ हम अपने जीवन में ला सकते हैं, लगा सकते हैं कि ये अगर रिश्ता है तो ये कठिनाई आई है, तो ये कठिनाई जब आई है तो मुझे कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है और इस रिश्तों को और मजबूत करना है और इससे कुछ सीख कर हमको इवॉल्व होना है, हमको प्रोग्रेस कर जाना है, ताकि वो हमारे जीवन को ज़्यादा कमज़ोर ना करे, हमारी ऊर्जा को और डिप्लीट ना करे। बस ऐसा ही कुछ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम करते हैं, सबसे पहला जो बाइंडर है वो आता है प्रेम का, यूनिवर्सल लव का। दोस्तों, कबीरदास जी ने बहुत सिंपल कहा है कि 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इतना सरल है, केवल 2 अक्षर का है ये शब्द, लेकिन इस 2 अक्षर में सब कुछ समाया है, सब कुछ। इसी से सब कुछ की उत्पत्ति है, सब चीज इसके चारों ओर ही घूमता है। आप देखिए, वो प्रेम वो मजबूत कड़ी है जिससे हम चाह के भी अपने आप को तोड़ नहीं सकते। वो इस तरह से जुड़ जाता है कि हमें कोई चीज़ फिर प्रभावित ही नहीं करती है ना दोस्तों। तो जब भी हमको कोई रिश्ते में ऐसा लगे कि हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको ये जानना है कि अरे भाई, हम भी वही शाश्वत है और वो भी वही शाश्वत प्रेम, मैं भी वही शाश्वत प्रेम, हम वही परमात्मा के अंग हैं, वो हम परमात्मा के ही अंश है, वो भी वही अंश, मैं भी वही अंश, और हम दोनों प्रेम की भावनाओं से जुड़े हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ना चाहे, समझ लीजिए आपको आज ये शरीर दिख रहा है, आपको अपना शरीर दिख रहा होगा, मैं ये प्रथा के रूप में दिख रही हूँ, आप अपने रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम सबसे ज़्यादा तोड़े, छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़े उसको, तो हम देखेंगे कि हम सब चीज़ सेम है, हम वही एटम के बने हुए हैं और आप भी वही एटम के बने हुए हैं, है ना, बिल्कुल सेम। और फिर उसको और भी जोड़ेंगे तो छोटा सा छोटा जो अणु है, सबसे छोटा, वो सब में एक। फिर क्या डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस मान रखे हैं हम? कोई डिफरेंस नहीं है। तब आता है जब ये बात को हम समझने लग जाते हैं कि जब सामने वाला भी वही है और हम भी वही हैं, तो फिर हमारे में क्या डिफरेंस? तब तो एक ही चीज़ रह जाती है ना, प्रेम, यूनिवर्सल लव, यानी कि सब जगह प्रेम ही प्रेम समाया है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हमको बाहर से दर्शाना होता है, जैसे कि हमारे पत्री जी हैं, वो हमको बहुत बार डांट दिया करते हैं, कई लोगों के सामने हमें झाड़ दिया करते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना अंदर से वो हमसे प्रेम करते हैं, संपूर्ण प्रेम करते हैं। तब उनके डांटने में क्या हमको खराब लगता है? हमें तो वो डांट में भी ऐसे लगता है कि प्रेम की वर्षा बरस रही है, प्रेम की वो बूंद हम पर छलक रहे हैं, जिससे हम और शीतल होते जा रहे हैं। क्या वो गुस्सा, वो क्रोध हमको कहीं भी इमोशनल ट्रिगर्स पैदा कर रहा होता है? कहीं कोई भी अंदर से हम ट्रिगर हो रहे होते उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या रहते हैं, हमें लगता है वाह, वो भी तो प्रेम कर रहे हैं हमसे, हम जानते हैं अंदर प्रेम ही प्रेम है। इसी तरह होना चाहिए, हम सबके अंदर हमको ये समझना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम प्रेम से ही बंधे हैं। चाहे बाहर से कितनी बार हमको एक स्टर्ननेस लानी होती है, एक कठोरता लानी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर
हमको सबसे प्रेम करना चाहिए। हम करते क्या है, हम बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन भीतर अर्शद वर्गा हम जलन करते हैं। कोई भी अगर कोई पोजीशन को अपनाता है, लेता है, या व्यवसाय में बहुत अच्छा कर रहा होता है, हम ऊपर से कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजते हैं उसको, लेकिन अंदर से जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि वो कितना आगे बढ़ गया। वैसा नहीं करना दोस्तों। प्रकृति को सब समझ में आ जाता है। प्रकृति ये समझ जाती है कि भीतर से तो कुछ नहीं है, भीतर से खोखला और ऊपर से इतना ज़्यादा सुंदर। हमें ऐसा नहीं बनना है। अंदर से हमें प्रेम का भाव जगाना है। वो ईर्ष्या, वो जलन, वो सब हटाना है। वो क्रोध बाहर से आप दिखा सकते हैं, जो भी दिखाना है, अंदर से आपके अंदर शुद्ध प्रेम और उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरों की खुशी में खुशी, क्योंकि दूसरों की खुशी नहीं है, हमारी ही खुशी है ना दोस्तों। तो ये होता है यूनिवर्सल प्रेम। दूसरा जो बाइंडर होता है दोस्तों, वो होता है पेशेंस का। यानी कि हमें कोई भी रिश्ते में बहुत धैर्य रखना होता है। देखिए दोस्तों, हम ये बात तो समझ गए हैं कि जितने भी रिश्ते होते हैं वो हमारे ही मिरर होते हैं। आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं पति पत्नी का रिलेशन, है ना। पति पत्नी का रिलेशन सुन के हमारे चेहरे पे अक्सर हंसी आ जाती है या क्रोध आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक रिलेशन भी होता है। क्यों होता है ये आवश्यक? क्योंकि सबसे ज़्यादा मिरर हम उसमें देख सकते हैं अपने आप का। एक पति या पत्नी में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुण, लेकिन हमको क्या चीज़ ट्रिगर करता है? हमको ट्रिगर करता है वही जो हमारे अंदर होता है ना। यानी कि हम समझते हैं मेरा पति बहुत ही क्रोधी है, बहुत ही क्रोधी है, या मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव की है। तो हम क्या सोचते हैं कि उसके अंदर क्रोध है। नहीं दोस्तों, क्रोध हमारे अंदर है, और उसका कुछ भी करना, किसी भी तरह का एक्शन हमारे अंदर वो क्रोध की भावना को ट्रिगर कर देता है, उसमें आग लगा देता है। और जब हम ट्रिगर हो जाते हैं, वो इमोशंस को उसने आग लगा दी, तब हम भड़क जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक ही तरह का व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए, एक ही तरह का जो भी सिचुएशन है वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो जो भी चीज़ हमको दूसरों में पसंद नहीं आती है वो हमारे ही अंदर होती है, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे वो दुख की भावना हो। आपको लगता है कि मैं हमेशा प्रताड़ित होती हूँ, मैं हमेशा दुखी, मुझे वो दुख देता है, लेकिन वो दुख नहीं देता दोस्तों, दुख हमारे अंदर है। तो हमें क्या करना है? जब इस तरह का सिचुएशन आता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य रखना है, और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, जब समझिए कि आपका कोई भी रिलेशन, या आपकी सास है या बहू है या पति या पत्नी है, वो अगर बहुत क्रोधी है फॉर एग्जाम्पल, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। हम जब वो धैर्य रखते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर का धैर्य इतना ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाता है, इतना अच्छा स्वरूप ले लेता है कि सामने वाले की जितनी भी जो बातें होती है वो पूरी तरह मेल्ट करने लग जाती है। अगर वो चाहता भी है कि उसके अंदर ये इमोशन हम ट्रिगर कर सके, तो वो रहती ही नहीं है। हम वो पेशेंस के साथ, वो धैर्य के साथ सब कुछ गला देते हैं, वो सब कुछ शांत हो जाता है। वो इतना पेशेंसली हैंडल कर लेते हैं कि सामने वाला अगर हमको किसी तरह से भी प्रभावित करना चाह रहा है, वो हमारे इस धैर्य की शीतलता में पूरी तरह संलग्न हो जाता है और शांत हो जाता है ना दोस्तों। तो ये थे हमारे 2, और तीसरा अब बताएंगी विदुषी। अब बताइए। बहुत ही। तो दोस्तों, अभी आपने जैसे समझा, अब हम इसके तीसरे पड़ाव पे चलते हैं बाइंडर्स के। वो होता है कन्वे। जब हम अपनी बात
किसी को कन्वे करते हैं, यानी कि संदेश जब हम किसी को देते हैं, तो हम संदेश कैसे दें? जो कोई हमसे नाराज़ है, जिससे हमारी थोड़ी सी दूरी बन गई है, तो उसे हम कैसे अपना कोई संदेश दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो कोई दूरी बनने पर वो बात कहीं दूर हो गई है, वो लगाव में एक रुकावट आ गई है, कहीं कुछ अड़ गया है, तो वो बात वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? एक जानी अनजानी सी हल्की सी दीवार बन गई है, तो अब उसे तोड़ना है, वहाँ तक वो संदेश पहुँचाना है। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होता है, देखना होता है, समझना होता है, जो हम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है, और जिसकी बात को हम बहुत अच्छे से मानते हैं, बहुत मैच्योरिटी से समझते हैं। तो हम उस पर्सन को संदेश देंगे, समझाने के लिए बताएंगे कि एक्चुअली में वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या कारण था जो ऐसा हुआ, क्या भावनाएं थी जो ऐसी हुई, और हम वहाँ तक वो संदेश को पहुँचाते हैं। वो संदेश अगर सही रूप में उस व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया, मान लिया, समझ लिया, तो वहीं पर हमारा रिश्ता फिर से वैसा ही हो जाता है, दूध और पानी की तरह, मिश्री की तरह, जो दूध में घुलकर उसमें मिठास भर देती है और भी ज़्यादा। लेकिन कभी कभी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है, कुछ अर्शिद वर्गा ज़्यादा सामने आने लगते हैं, कुछ दूरियां बन जाती हैं। तो इसको कैसे संभालें? तो इसके हमारे आगे तरीके हैं इसे कन्वे करने के, यानी कि साम, दाम, भेद और दंडोपाय। आप सोचेंगे दंड और भेद होता है, यहाँ पे उल्टा है, पहले भेद और फिर दंडोपाय। साम, साम का अर्थ होता है प्रेम। हमें अपने संदेश को बिना किसी तरीके की कोई भी भावना रखे हुए, यानी कि अर्शिद वर्गा की कोई भी भावना, चाहे वो जेलसी की हो, एंगर की हो, ऐसी कोई भी भावना, क्रोध, ईर्ष्या, ये भावनाएं क्या होती हैं? ये हम भावनाएं सही रूप से उस संदेश को पहुंचाती नहीं हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कड़वाहट नज़र आती है। लेकिन जब हम प्रेम को अपने भीतर, जो वो यूनिवर्सल लव होता है, उसको उड़ेलते हुए, समझाते हुए, बताते हुए उस संदेश को भेजते हैं, तो वहाँ जो व्यक्ति हमसे थोड़ा रूठा हुआ है, थोड़ा हमसे दूर बैठ गया है, वो समझ लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति उन बातों को समझ नहीं पाता, उसे ग्रहण नहीं कर पाता, वो देख नहीं पाता उस संदेश के पीछे कितना प्रेम है। तब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक नए उपाय की तरफ। दाम, साम के बाद आता है दाम। दाम, जब हमने प्रेम का संदेश भेजा, उसे वो प्रेम नज़र नहीं आया, तो कोई बात नहीं। जैसे बच्चे चीज़ें मांगते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें लेना है, हमें देखना है वो कारण कहाँ से आया, वो कौन सा रूट है, कौन सा कारण है, कौन सी जड़ है जिसकी वजह से ये दूरियां बनी। हमें वो चीज़ उसे दे देनी चाहिए। उसको वो छोटी छोटी चीज़ें देखकर अगर वो खुश हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि रिश्ते में बहुत मिठास है, बहुत प्रेम है, तो हमें ये बताकर, ये देकर उसे संतुष्ट कर देना चाहिए। देने में कोई हानि नहीं होती, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ हमें मिल जाता है। What we give that we receive। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें देने से उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी, उससे हमें खुशी ही मिलेगी।
क्योंकि वो हमें बहुत प्रिय होता है। जैसे बच्चे ज़िद करते हैं, रूठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें वो चीज़ दे देते हैं तो उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट कितनी प्यारी लगती है। जो वो चहकते हैं, ठीक उसी तरीके से वो बच्चा ही तो है जो हमसे रूठ गया, तो उसकी उस कारण को जानकर, उसे वो चीज़ देकर अगर हम उसे मना पाएँ, उसे खुश कर पाएँ, उसकी फिर से उस रिश्ते में मिठास ला पाएँ, तो कितना अच्छा है। लेकिन अगर वो चीज़ को पाने के बाद भी उसको ना समझे, ना खुश हो, उसे नकार दे, उस रिश्ते में कहीं कुछ परिवर्तन नज़र ना आए, तब हमें बढ़ना है भेद की तरफ। भेद यानी कि कोई योजना बनानी है उसे समझाने के लिए कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी देर के लिए या हम कहें कुछ दिनों के लिए हमें एक छोटी सी उसे पनिशमेंट देनी है, उससे बात ना करने की, चुप हो जाने की, बिल्कुल शांत हो जाने की। जब हम कुछ दिनों तक बात नहीं करते, देखते हैं ना, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में या माता पिता के साथ बच्चों का कुछ अनबन हो जाती है तो आपस में बोलना बंद कर देते हैं। तो पीछे पीछे बोलते हैं ना, क्या हुआ, कुछ नाराज़गी है, कोई रूठ गए हो, क्या चाहिए। समझ में आता है ना, वो हमसे रूठा हुआ है, उसे कुछ चाहिए, कोई तकलीफ़ हुई, कोई चोट पहुंची बात की, बताओ क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो। वो कुछ जवाब नहीं देता। तो आप जब उसे ऐसी छोटी सी पनिशमेंट देते हैं तो वो समझता है कहीं कुछ गलती तो हुई है। अब इस गलती को अगर ठीक करेंगे तो वो फिर से हमारे साथ बात करेगा। गुस्सा ही सही, बात तो कर रहा था लेकिन अब तो बोलना ही बंद कर दिया। तो जब हम ये छोटी सी पनिशमेंट देते हैं और उसे वो समझ लेता है तो फिर से वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो उसको और टेढ़ा मान ले कि ठीक है, नहीं बोल रहे, बिल्कुल ही नहीं बोलना, हम वो भी बोलना बंद, उसने और दूरियां बढ़ा ली, तो अब समय है दंडोपाय का। यानी कि अब हमें उसे कान पकड़कर समझाना होगा कि तुमने क्या गलती करी, उसे दिखाना होगा। वो देखने को तैयार ही नहीं, वो आंखें खोल ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा कि उसने क्या किया, उससे क्या परिणाम हो रहे हैं। जिस तरीके से कभी कभी बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं, यानी कि कभी कोई नशा या कहीं गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो माता पिता को कभी कभी कैड़ा होना पड़ता है, उनको नियमों में बांधना पड़ता है। तो इस प्रकार के दंड हमें देने पड़ते, उन्हें दिखाना पड़ता है कि आप जिस राह पे जा रहे हो वो गलत है, उससे आप कितना नुकसान कर रहे हो अपना। तो ऐसा दंड देने में कोई हानि नहीं है, बल्कि क्योंकि वो दंड देकर हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि वो राह दिखाना चाहते हैं कि आंखें खोलो, देखो क्या कर रहे हो अपने साथ, अपनों के साथ, स्वयं के साथ। क्योंकि हम सब तो एक ही डोर से बंधे हैं, एक ही चेतना से हैं, हम सब में एक ही चेतना है। तो जो तकलीफ उसे होगी वो यहाँ भी होगी। अगर वहाँ खुशी है तो यहाँ भी खुशी है। तो जब चेतना में अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो सब कुछ एक है। तो ये हमें समझना है, हमें ये लाना है। लेकिन कभी कभी मनुष्य इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। कुछ भी हो जाए वो फिर भी इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं लेता, किसी संदेश को, ना साम, ना दाम, ना भेद, ना दंडोपाय, वो नकार देता है। वो अपने इस बैड सिचुएशन को, बैड बिहेवियर्स को कैरी ऑन करे चले जाता है, करे चले जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम को छोड़ दें, अपने पेशेंस को छोड़ दें। अब यहाँ पे एक योगी क्रिया का अनुसरण करने की समय आ जाता है। योगी, जी हाँ, जब हम ध्यान करते हैं तो हम सब योगी बन जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं,
दोस्तों, लेकिन इस योगी क्रिया के लिए बहुत ध्यान से सोचने और समझने की ज़रूरत है। इस क्रिया को करने से पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मांड उस व्यक्ति को समझाए, सज़ा दे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, परंतु हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति गलत है, अपितु आप गलत हो, वो नहीं, तो वो दंड आपको भी मिल सकता है, वो परिस्थिति आपकी भी ऐसी आ सकती है। तो पहले अच्छे से समझ लें, जान लें, कहीं ऐसा तो नहीं जिस व्यक्ति को हम गलत समझ रहे हैं, वो व्यक्ति या उसकी भावनाओं को जो हम गलत समझ रहे हैं, वो भावनाएं वो गलत नहीं है। यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, यहाँ पे वो भावनाओं में कुछ कमी है, यहाँ परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इस क्रिया को करने से पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हम ध्यान में बैठें, पूरे शांत हो, निर्विचार हो, और फिर एक इमेजिनरी रेड बॉल को क्रिएट करना है। हाँ दोस्तों, अपने दोनों हाथों को आगे लाके एक रेड बॉल की तरीके से फील करना है, देखना है, ऐसा महसूस करना है कि लाल रंग की एक बॉल हमारे हाथों में है। अब हमारी जैसी भी भावनाएं उस व्यक्ति के लिए हैं, वो भावनाओं को पूर्ण रूप से उसके अंदर डालनी है। ठीक उस तरीके से जैसे हमने वो बॉल देखी है ना, जिसमें हवा भरते हैं, छोटी सी भरते जाते हैं, वो और बड़ी और बड़ी और बड़ी हो जाती है, और फिर हम उससे खेलते हैं बच्चे। उसी तरीके से इस रेड बॉल में हम अपनी भावनाओं को भरेंगे। वो बॉल धीरे धीरे, जितनी भी भावना है, कोई भी भावना को मन में मत रखिए, सारी भावनाओं को, सारे क्रोध को, सारे रोष को अपने उसके अंदर डाल दीजिए। वो बॉल बड़ी हो जाएगी, विराट रूप ले लेगी। अब उस विराट बॉल को, हमें उस लाल गेंद को ब्रह्मांड में छोड़ना है। ध्यान करते हुए अब उस बॉल को जब हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है, I am okay, but he is ignorant. मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, वो अज्ञानी है, उसे संभाल लो। जब हम ऐसा करके ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, तो हमें सारे विचार, सारी भावनाएं हमने खत्म कर दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब ब्रह्मांड का कार्य शुरू होता है। वो देखता है, समझता है उन सब भावनाओं को, मुझे क्या करना है, कौन सही है। ज़रूरी नहीं जिसके लिए आपके प्रति भावनाएं हैं वो गलत है, या आपने जिसके प्रति भावनाएं उसमें डाली वो गलत है। वो देखेगा, सही समझेगा, वो हमेशा सही का साथ रहता है। तो ब्रह्मांड सही देखेगा, और फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो उसको नेचुरल तरीके से, बिना आपके किसी तरीके के इंटरफेरेंस के, वो उसको बताएगा। अब दोस्तों, जब इससे भी कुछ नहीं होता, तो आगे हम समझेंगे प्रथा जी से कि आगे के 2 कंसेप्ट्स और क्या हैं, जिसे हम आगे लेके जाएं और पूरी तरीके से इसको समझें। यस विदुषी। तो दोस्तों, अब जब ये सब चीज़ हमने कर लिया, फिर भी अगर हमको रिलेशंस ऐसे लगते हैं कि ये छूटते ही जा रहे हैं, तो चौथा बैंडर हमको लगाना होता है, वो होता है सपोर्ट का, यानी कि सहायक बन जाना है हमको। ये बात हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो हमेशा आपके साथ बहुत ही कटु संबंध रखता है, हमेशा खरी खोटी सुनाता रहता है, और कभी भी आपके किसी भी प्रोग्रेस में खुश नहीं रहता, जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, सब लोगों को आपके खिलाफ भड़काता रहता है। लेकिन प्रकृति जब भी कुछ अपने खेल दिखाती है और उसमें कोई पीड़ा आ जाती है, तब आप उसके सहायक बन जाते हैं, आप उसके ऐसे सपोर्ट बन जाते हैं और उसकी इतनी सहायता करते हैं कि जीवन के हर पल में
आप उसकी एक दीवार बन जाते हैं, उसके लिए एक सपोर्ट बन जाते हैं और उसको हर तरह से उसकी मदद करते हैं। तो धीरे 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 वो जो कटु संबंध था या कोई रिश्तेदार जो आपके साथ भावना नहीं रख रहा है ठीक, धीरे धीरे उसे ये ज्ञान होने लग जाता है कि देखो मैंने उसके साथ कितना खराब व्यवहार किया, लेकिन उसकी सुंदरता देखो, उसने कितना सपोर्ट किया मुझे, कितनी सहायता दी हम सबको, खासकर मेरे को। और धीरे 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 उसके मन में जो भी कटुता थी वो माधुर्य बन जाता है। इस तरह से हम जब सहायक बन जाते हैं, जब हम सपोर्ट बन जाते हैं किसी के, और उनके मुश्किलों में, उनके दुख में, उनकी दर्द में, जब उनकी कोई बीमारी हो जाती है और अगर हमारा शत्रु भी है वो और हमने उसकी मदद की उस बीमारी में, तो वो जो रिश्ता है वो सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। फिर लास्ट आता है कैरिंग, यानी कि हमको उसको लेकर चलना पड़ता है। जब सब कुछ हमने लगा लिया, सब कुछ साम दाम दंड भेद प्रेम सपोर्ट सहाय सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संबंध है जो हमेशा उनके मुंह से निकले तो कटु बातें निकले। जब भी देखो हमारा रिश्ता उसके साथ कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तब हमको एक ज्ञानी की तरह, परम ज्ञानी की तरह ये समझ जाना है कि हाँ, हमको उसके साथ चलना है, हमको खाली ये कैरी करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पूरी सृष्टि एक है और पूरी सृष्टि एक ही अंग है, सब कुछ उसी से बना है ना, सब कुछ एक ही जंग से प्रकट हुआ है। तो जब हमारा ये पूरा शरीर है, हमने उसके हाथ काट दिए, तो क्या ये शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं ना। अगर हम ये पैर काट दिए तो हमारा क्या ये पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं। इसी तरह अगर हमारे कुछ भी पैर में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो क्या हम काट के फेंक देते हैं? नहीं, हम उसको ठीक करते हैं। और जब कुछ हो जाता है तब अगर उसको नहीं ठीक हो रहा है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, काट के तो फेंकते नहीं हैं, हम उसको जस्ट कैरी करते हैं। इसी तरह हमको ये नॉलेज आ जाना चाहिए कि वी जस्ट हैव टू कैरी दोज रिलेशनशिप। हम काट नहीं सकते। वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, एवरीबडी इज प्योर कॉन्शियसनेस, है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं भी वहीं तुम भी वहीं, जब सब एक, तो हमको सिर्फ कैरी करना है। जब ये समझ आ जाती है धीरे धीरे हमको कि वो कैरी करने लग जाते हैं, तब हम वो सफरिंग से बाहर आ जाते हैं, है ना दोस्तों। चेंजेस शायद उसमें नहीं आए, लेकिन वी आर एलिवेटेड, हम वो सफरिंग से बाहर निकल जाते हैं, हमारा प्रोग्रेस हो चुका होता है। वी आर इवॉल्व्ड बीइंग्स। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो रिश्तों का कंसेप्ट और उसके साथ उसके जो बाइंडर्स है, यहीं पे समाप्त होते हैं। और ये सब लगा के जब हमने जान लिया कि ये संपूर्ण जो हमारे जितने रिश्ते हैं उसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, और जब हम विभाजित कर लिए तो उसको कैसे जोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं रिश्तों के साथ प्रतिपल सीख कर हम परम ज्ञानी पूर्ण आत्मा बन पाते हैं। तो आज हम और विदुषी आप सबको प्रेम भरा नमस्कार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।